हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अब जो शुरू होता है एक एक लफ्ज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी ना किसी तरह का छोटा बड़ा न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी क्वेश्चन अक्सर बन ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए बिना देरी करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। ये एक्चुअली होता है एक सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, और दो चार्जेस कैसे होने चाहिए? मैग्नीट्यूड में इक्वल, नेचर में अपोजिट, ठीक है कि नहीं? यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे मान लो दो चार्जेस हैं, इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं, लेकिन वो भी डाइपोल तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो बहुत पास पास ना रखे हों। ऐसा नहीं कि एक हिंदुस्तान में रखा है, एक पाकिस्तान में रखा है, इक्वल और अपोजिट तो हैं चार्जेस, डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल कब बनेगा? जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास हों, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो तीनों बातों का ध्यान रखना है। कितने चार्जेस का सिस्टम है? दो चार्जेस का। चार्जेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट, एंड मोर ओवर ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास रखे हो, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर एक कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की दें इंग्लिश में तो क्या होगी डेफिनेशन? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed very close to each other is called electric dipole. क्या होता है? A system of two equal and opposite charges, और वो भी ध्यान रखना placed very close to each other is called electric dipole. क्लियर है कि नहीं? अगर डाइपोल की बात करें तो एक पिक्चर हम बना रहे हैं। पहले तो एग्जाम्पल दे रहे हैं डाइपोल का। तो फॉर एग्जाम्पल ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके चार्जेस जो होंगे, एक होगा माइनस क्यू तो एक होगा प्लस क्यू। You can clearly see that दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है। ये भी क्यू तो इक्वल तो हो गए, और नेचर में अपोजिट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो गए। और जब ये रखे हो एक दूसरे के बहुत करीब, बहुत पास, तो ये सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखना, जब भी डाइपोल की बात चले तो ये पिक्चर दिमाग में क्लिक हो जाए। डाइपोल बोले तो ए बी, जिसके चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। एंड डाइपोल लेंथ इज जनरली डिनोटेड बाय 2a, ठीक है ना? 2a या 2l, कुछ बुक्स में 2l से भी किया है, लेकिन जनरली 2l से हम इफेक्टिव लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिज्म में। यहां पर डाइपोल के लिए डाइपोल लेंथ जो है वो हम लेते हैं 2a। अब डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। अब चूंकि ये लाइन है, नॉट द लाइन सेगमेंट, तो ऐसा नहीं कि माइनस क्यू से शुरू प्लस क्यू पे खत्म हो। ये माइनस क्यू के आगे भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, प्लस क्यू के पीछे भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्लियर है कि नहीं? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed very close to each other is called electric dipole, and the line joining the charges of dipole is called dipole axis। और जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं डाइपोल से, ठीक है ना? डाइपोल से किसी भी पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो ना तो हम उसके नेगेटिव चार्ज से ना पॉजिटिव चार्ज से, कहां से लेंगे? हमेशा याद रखना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। सारे डिस्टेंस डाइपोल से जिसके भी मेजर करने हैं, कहां से मेजर करेंगे? ना उसके नेगेटिव चार्ज से ना पॉजिटिव चार्ज से, कहां से? उसके सेंटर से। डाइपोल का सेंटर O यहां से डिनोट करेंगे, और इसीलिए जो डाइपोल लेंथ है उसे हम A की बजाय 2a से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने A से डिनोट किया होता तो सेंटर से ईच चार्ज का जो डिस्टेंस होता वो A का हाफ हो जाता ना, A/2। पूरी कैलकुलेशन में अपॉन आता, कैलकुलेशन थोड़ी इनकन्वीनियंट हो जाती। टू मेक द कैलकुलेशन इजी हमने टोटल डिस्टेंस ही कितना लिया? 2a। अब सेंटर से ईच चार्ज का डिस्टेंस अगर लेंगे तो 2a का हाफ क्या होगा? A। कोई अपॉन नहीं आएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed very close to each other is called electric dipole. The line joining the charges of dipole is called dipole axis. All distances are measured from center of the dipole. जब भी डाइपोल की बात चले तो ये तस्वीर जो है वो निगाहों में अच्छी तरह से बसा लीजिए आप लोग, ठीक है ना? ऐसे बसा लीजिए डाइपोल की तस्वीर निगाहों में कि जब आप डाइपोल के बारे में सुने तो आंख बंद करके भी सोचो तो पिक्चर दिमाग में क्लिक हो जाए कि डाइपोल बोले तो ए बी, चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस 2a। डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन डाइपोल एक्सिस, सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से? डाइपोल के सेंटर से। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज डाइपोल मोमेंट।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायपोल मोमेंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायपोल मोमेंट की। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, और एक्चुअली डायपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट। क्या होता है डायपोल मोमेंट? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट दो चीजों का होता है, तो कौन सी दो चीजें? तो डायपोल में दो चार्जेस है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही Q है, भले ही एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? Q। तो डायपोल के किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसके दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना? 2a, जिसे डायपोल लेंथ कहते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है ना, डायपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो जो क्वांटिटी प्राप्त होगी उसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डिनोट करते हैं किससे? P से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आ गया, ये बहुत यूज होने वाला है आगे, तो इसको जोर से याद रखिएगा। तो डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2a। अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस किस का है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों में से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का, किसके साथ? एंड इसके साथ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ डायपोल, या डायपोल लेंथ कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P। फॉर्मूले के रूप में लिखें तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। इसकी जो SI यूनिट होती है यहीं से हम बना लेंगे। तो चार्ज की होती है कूलम एंड 2a डिस्टेंस, डिस्टेंस की मीटर, कूलम इनटू मीटर। तो ध्यान रखना है SI यूनिट जो है डायपोल मोमेंट की होती है कूलम इनटू मीटर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो याद रखिएगा, वैसे तो लग रहा है शायद स्केलर क्वांटिटी होगी, बिकॉज चार्ज भी स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर, बट रिमेंबर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट, मोमेंट लग गया ना, मोमेंट जनरली वेक्टर ही होते हैं, तो मोमेंट है इसलिए कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट कूलम इनटू मीटर। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक नंबर में पूछ लेते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट कूलम इनटू मीटर, इज इट स्केलर और वेक्टर? तो याद रखना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट कूलम इनटू मीटर होती है? इट इज डायपोल मोमेंट। एंड इज इट स्केलर और वेक्टर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, और आगे के लिए बिल्कुल दिमाग में चिपका लेना, कई बार न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ेगी। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और एक से ज्यादा डायपोल मोमेंट होंगे तो हमें वेक्टर सम भी करना पड़ेगा, और जब वेक्टर सम करेंगे तो डायरेक्शन बड़ी मायने रखती है। याद रखना, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन होती है क्या? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात चले तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये डायपोल है, डायपोल में ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर दिखाएं यहां पर, तो ये होगी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डिनोट करते हैं किससे? P वेक्टर से। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो चीजें क्लियर हुई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल तो क्या होता है? A system of two equal and opposite charges placed very close to each other is called electric dipole. And what is dipole moment? The product of magnitude of any charge of electric dipole and distance between its two charges is called dipole moment. Denote करते हैं किससे? P से। फॉर्मूला याद रखें, P equals to Q into 2a। ठीक है ना? ऐसा यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो करने जा रहे हैं डायपोल से रिलेटेड, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेडिंग में डाला हुआ एक स्पेशल साइन मैंने बनाया हुआ है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए साइन रहता है, जिन पे ये बन जाता है, हमारी सील लग जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजिशन। एक्सियल या एंड ऑन पोजिशन में, हमको एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं इसको, एक्सियल पोजीशन नाम याद रखना, एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन क्या होती है ये भी बताएंगे हम आपको। और इस पोजीशन में डायपोल के कारण, अभी तक अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी पॉइंट चार्ज के कारण,
और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आपको बता चुके हैं, क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यहां पर हम पॉइंट चार्ज की बजाय किसके कारण निकाल रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और डायपोल में एक नहीं दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो दोनों के कारण निकालना पड़ेगा अलग अलग, फिर टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे हम। इसमें दो फार्मूले बहुत जोर से यूज होने वाले हैं, वो याद रखना। एक तो ये फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है P इक्वल्स टू Q इनटू 2A, जो अभी बताया था। इन फार्मूला का यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन क्या होती है पहले ये जान लें। डायपोल तो आपको बता ही चुके हैं। व्हाट इज डायपोल, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है कि नहीं, आपको बताया था। डायपोल की तस्वीर दिमाग में अच्छी तरह से बसा लें कि जैसे ही हम डायपोल का ख्याल भी करें, आंख बंद करके भी सोचें, तो दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाए। डायपोल बोले तो ए बी, तो यहां पर देख सकते हैं डायपोल ए बी, चार्जेस जिसके -q एंड +q, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2a। क्लियर है कि नहीं, तो इतना पिक्चर तो दिमाग में बस ही गया होगा आपको। मैंने बताया था डायपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। हमें कौन सी पोजीशन फाइंड करना है, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन किसको बोलते हैं, मैंने बताया था जो डायपोल एक्सिस है वो एक्सिस क्या है, लाइन है, नॉट द लाइन सेगमेंट। मतलब इसको नेगेटिव चार्ज के आगे भी इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पीछे भी इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो हमने इसको एक्सटेंड किया, कहां तक ले जा सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया और उस पर पॉइंट ले लिया P। तो डायपोल एक्सिस को एक्सटेंड करके अगर उस पर हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वो पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डायपोल कहलाएगा कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन में। क्लियर है कि नहीं। और अब इस पोजीशन में हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो ये है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि है केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहे हैं कि डायपोल के अंदर दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण हमको 1 बाय 1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो हमने कंसीडर किया उसके बारे में लिख देंगे। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट्स ऑफ चार्जेस -q एंड +q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a अपार्ट। करना क्या है वो बता देंगे। वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट P इन इट्स एक्सियल पोजीशन। समझ में आ गया। और पॉइंट P कहां है उसके बारे में बता देंगे, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द डायपोल। बताया था सारे डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं, डायपोल के सेंटर से। तो सेंटर O ऑफ द डायपोल से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। क्लियर है कि नहीं। तो ये r डिस्टेंस ठीक O के ऊपर से ये एरो बनेगा और O से लेके कहां तक का है डिस्टेंस, ये P तक का। इधर अगर आप देखें तो दो चार्जेस जो है, एक -q और एक +q। -q चार्ज कहां रखा है, A पे, +q चार्ज कहां रखा है, B पे। और जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो फार्मूला जो इंटेंसिटी का है उसमें Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R जब अपन लेंगे तो R का मतलब है डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस, गिवन चार्ज से डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस जिस पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पॉइंट P तो फील्ड पॉइंट होगा, इस पे इंटेंसिटी फाइंड करने P से ही लेंगे डिस्टेंस। और किसका, जब -q चार्ज करेंगे तो -q चार्ज कहां है, A पे, तो -q चार्ज से डिस्टेंस होगा AP। वहीं जब +q चार्ज के कारण बात करेंगे तो +q चार्ज का इंटेंसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस R जो है वो क्या हो जाएगा, BP। नाउ व्हाट इज AP, व्हाट इज BP, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। याद रखना फार्मूले में R की जगह या तो AP लिखेंगे या BP लिखेंगे। -q चार्ज की बात करेंगे तो R हो जाएगा AP, +q चार्ज के बारे में बात करेंगे तो R हो जाएगा BP। समझ में आ गया ना। P से डिस्टेंस है तो P तो रहेगा ही, -q चार्ज A पे है तो AP, +q चार्ज B पे है तो BP। और क्या वैल्यूज है AP और BP की, तो व्हाट इज AP, AP पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है AP। और आपको O से लेके P तक का डिस्टेंस मालूम है R, और O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस AB का हाफ। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस OP कितना है, R, और उसमें ये जुड़ जाएगा OA, वो क्या हो जाएगा A। तो टोटल डिस्टेंस जो है AP इक्वल टू क्या होगा, R प्लस A। गौर से देख लीजिए एक बार, डिस्टेंस AP इक्वल टू क्या होगा, R प्लस A, क्योंकि ये जो OP है, OP डिस्टेंस कितना है, R, और टोटल डिस्टेंस AB है 2A। तो ये O से लेके A तक का ये डिस्टेंस भी A होगा, O से लेके B तक का डिस्टेंस ये भी A होगा। AP के लिए हमें R में कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करेंगे, OA, तो R प्लस A। यहीं जब बात करें BP की, तो BP जो है वो R से छोटा है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें प्लस की बजाय माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, OB, वो भी क्या है, A। तो BP की वैल्यू हो जाएगी R माइनस A। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गए R, ठीक है ना। R की जगह इस फार्मूले में जो फार्मूला इंटेंसिटी का Q अपॉन R स्क्वायर में R की जगह जब -q चार्ज की बात करें तो R की जगह रखेंगे AP, AP की वैल्यू R प्लस A। वही जब +q चार्ज के कारण निकालेंगे इंटेंसिटी तो R की जगह रखेंगे BP, BP की वैल्यू R माइनस A।
क्लियर है कि नहीं? तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। भाई दो पॉइंट चार्जेस हैं, वन बाय वन दोनों के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फार्मूला आपको पता है। अब दो इंटेंसिटी, तो एक को E1 एक को E2 करेंगे, इसको E1 कह देते हैं। E1 इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, वैसे होता है Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे बेशक माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, लेकिन आपको बताया था फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते समय चार्ज का केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लेना है। तो बेशक ये माइनस क्यू, लेकिन साइन नहीं लेंगे, क्यू लेंगे हम, Q अपॉन, और R स्क्वायर मत कर देना, फार्मूले में R स्क्वायर होता है, बट R क्या होता है, गिवन चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस। तो गिवन चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, जो A पे रखा है, और डिस्टेंस किसका, फील्ड पॉइंट P का। तो A से P का डिस्टेंस क्या है, AP। तो R ना लिख के क्या लिखेंगे, AP, R का स्क्वायर है मतलब AP का स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन व्हाट इज AP, तो AP इज R प्लस A, तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। एनी डाउट? ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, इक्वेशन 1 दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना आ गया हमारा, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। बट दिस इज मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं दो आएंगी, एक माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक E1 एक E2, और फिर बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट यानी उनका सम निकालना पड़ेगा। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी सम कौन सा होगा, वेक्टर सम, और वेक्टर सम के लिए डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की। कहां फाइंड करना है, पॉइंट P पर। तो मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जिस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी फाइंड करनी हो उस पॉइंट पर आप क्या अज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या अज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। न्यूमेरिकल्स में ये सब किया अपन ने, तो यहाँ पे अज्यूम किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। निकाल रहे हैं किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज के कारण। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ को लगेगा फोर्स, वही डायरेक्शन E1 की होगी। तो इस तरह से E1 की डायरेक्शन मिल गई हमको। E1 की डायरेक्शन P से A की ओर है, तो अपन ऐसे लिख देंगे, फिगर में दिखाई देंगे, और इधर लिख भी देंगे अलोंग PA, P पहले A बाद में एरो बना दिया, अलोंग PA। तो PA डायरेक्शन किसकी हो गई, E1 की, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट P पे अब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली इसी तरह से मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाल ली, अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे इंटेंसिटी। उसको E1 कहा था, उसको E2 कह देंगे। E2 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड Q ही है, और R स्क्वायर होता है, लेकिन R मत लिख देना, हमें डिस्टेंस रखना है। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज B पे है, P से डिस्टेंस निकालना है BP। तो माइनस क्यू चार्ज A पे था तो AP स्क्वायर, प्लस क्यू चार्ज B पे तो BP स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा BP स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन BP। क्या है, BP है R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। गिव इट इक्वेशन 2। एंड डायरेक्शन के लिए अगेन वही गुरु मंत्र, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है मैं अज्यूम करते हैं क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉइंट P पे अज्यूम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये खुद भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी E2 की, और ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं B से P की ओर है, तो इसको हम नीचे मेंशन भी कर देंगे अलोंग। अब B से P की ओर, तो B पहले P बाद में एरो बना के ऐसे लिख दिया अलोंग BP। कुल मिला के हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल ली, E1 और E2। मैग्नीट्यूड भी आ गए उनके, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, और नीचे उनकी डायरेक्शन मेंशन कर दी, फिगर में भी डायरेक्शन दिखा दी। तो कुल मिला के यहाँ पर एक चीज तो दिखाई दे रही है कि E1 और E2 की डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट। यानी जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी E, तो वो इनके डिफरेंस के इक्वल आएगी। ये सारे कंसेप्ट्स आपको बता दिया हमने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर सम जब हम करते हैं दो वेक्टर्स का, इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन तो रिजल्टेंट उनके सम के इक्वल हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाता है अगर सेम डायरेक्शन में होते तो। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। E1 बड़ा तो E1 माइनस E2, और E2 बड़ा तो E2 माइनस E1।
अब बड़े छोटे का फैसला कर लेते हैं अपन। तो बड़े छोटे का फैसला कैसे होगा? तो E1 में भी आपने देखा 1/4πε0 है, ऊपर न्यूमरेटर में Q है, E2 में भी है, तो ये चीज तो कॉमन है दोनों में। डिफरेंस किसका है? डिनोमिनेटर का। E1 का डिनोमिनेटर r प्लस a का स्क्वायर, E2 का डिनोमिनेटर r माइनस a का स्क्वायर। ऑब्वियसली प्लस करेंगे किसी चीज को तो ज्यादा आएगा, तो r प्लस a का स्क्वायर बड़ा होगा किससे? r माइनस a के होल स्क्वायर से। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? E1 का बड़ा है किससे? E2 से। तो आप सोच रहे हैं फिर बड़ा कौन? E1 नहीं, याद रखना जैसे 1/4 और 1/2 दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से फैसला होना है कौन बड़ा कौन छोटा। डिनोमिनेटर बड़ा कौन सा है? इसका। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे ये बड़ा, नहीं, याद रखना जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो छोटा डिनोमिनेटर किसका है? 1/2 का, ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे इन दोनों में से डिनोमिनेटर छोटा किसका है? E2 का। तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तो याद रखना, क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है, क्लियरली E2 विल बी ग्रेटर देन E1। समझ में आया कि नहीं? कैसे? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर से फैसला होना है। और डिनोमिनेटर r प्लस a का स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा होगा r माइनस a के स्क्वायर से, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा है। तो कौन बड़ा है? E2 ग्रेटर देन E1। क्लियर है कि नहीं? तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो होगी E2 माइनस E1, और डायरेक्शन होगी ग्रेटर वेक्टर के अलॉन्ग होती है, तो E2 के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी इसकी। समझ में आया कि नहीं? जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी E, उसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की? याद रखना अलॉन्ग E2। क्लियर है कि नहीं? E2 की तरफ होगी डायरेक्शन। और रिजल्टेंट आएगी क्या? क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा? माइनस। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी E2 माइनस E1। क्लियर है? तो therefore resultant intensity at point P, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल E इक्वल्स टू क्या होगा? इट विल बी E2 माइनस E1। बाय माइनस समझ में आया ना? बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो गया, सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाता है? प्लस। और नाउ पुट द वैल्यूज। E2 की जगह E2 की वैल्यू, व्हाट इज E2? इट इज 1/4πε0 इनटू Q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस E1 की जगह E1 की वैल्यू, व्हाट इज E1? इट इज 1/4πε0 इनटू Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? फिजिक्स तो यहीं तक थी, आगे तो अब मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन होगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो लॉन्ग आंसर में आ जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, तो अच्छी तरह समझ लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देखिए मैथमेटिक्स है, Q ऊपर कॉमन आ रहा है, 4πε नीचे कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन निकाल लीजिए Q अपॉन 4πε0। इसको कॉमन निकालते यहां से बचेगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट? देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत? नाउ अब बचपन में फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया अपन ने, वही तरीका अपनाएंगे। नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो नीचे r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस a का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, और फिर r माइनस a का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए एक बार, सिंपल है बिल्कुल। और E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0। अब देखो भाई, दो काम हैं, एक अगर कर दिया तो रायता फैल जाएगा, और एक कर दिया तो रायता सिमट जाएगा। तो क्या कराना है? फैलाना है कि सिमटाना है? ठीक है ना? तो कोई फैलाना नहीं चाहता, समेटना चाहता है, तो करने के लिए क्या है? एक तरीका ये भी है कि इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, रायता फैल जाएगा। और स्मार्ट तरीका जो है वो क्या है? होल स्क्वायर इसका भी, होल स्क्वायर इसका भी, तो होल स्क्वायर तो पूरे का ले लो। अब अंदर यहां बचा r माइनस है, यहां बचा r प्लस है, तो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r माइनस आर प्लस ए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से होल स्क्वायर पूरे पे लगा दिया, अंदर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का। तो ये हो गया रायता समेटने वाला काम, ठीक है कि नहीं? और अगर कहीं दोनों होल स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करते तो रायता फैल जाता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। एनी प्रॉब्लम? यहां पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्चुअली यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar होगा कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, बट ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो वैसे तो होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये स्टेप, ब्रैकेट भी खोल के माइनस अंदर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। समझ में आ गया आया? तो ये माइनस खोल के और होल स्क्वायर खोल के मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस अंदर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 2ar। नाउ आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 2ar से 2ar कैंसिल मत कर देना, दोनों प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो 2ar प्लस 2ar क्या हो जाएगा आपका 4ar। तो इन दिस वे E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर हो जाएगा 2ar प्लस 2ar यानी 4ar अपॉन नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए कहीं कोई दिक्कत, आनी प्रॉब्लम? अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू इनटू में आगे पीछे कर ही सकते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अलग अच्छे लगते हैं, तो इनको तो पहले अलग कर लिया अपन ने। इधर से Q को इधर ले जाओ, तो Q का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 4ar में, और 4ar को भी थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। 4ar को हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? 2a इंटू 2r कर लो, 4ar ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो Q इंटू 2a इंटू 2r ये हो गया। अब बोलो 4ar को 2a इंटू 2r क्यों लिखा? यार चीज की वजह तो होती है, क्यों लिखा? देखिए आप सीधे सीधे फॉर्मूला बनता दिख रहा है यहाँ पे, Q इंटू 2a कुछ कुछ होता है, ठीक है ना? क्या होता है? तो Q इंटू 2a होता है हमारा डायपोल मोमेंट P, तो इसकी जगह P आ जाएगा, बाकी नीचे तो एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? यहां तक देख लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो। देन इसके बाद E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो लगी लिख रहने देते हैं अपन। Q इंटू 2a की जगह आ जाएगा P, डायपोल मोमेंट होता है P, और P इंटू 2r हो जाएगा 2pr, और नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, रीजन बता देंगे, सिंस P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2a, ये पहले ही बता दिया था फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला यूज होने थे, ये बहुत बार 2 बार यूज हो गया और ये इस बार यूज हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहां तक हमारा रिजल्ट जो आ गया, ये तो हो गया किसी भी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ये है कि भाई देखिए, डायपोल लेंथ जो है बहुत कम होती है 2a, और a 2a का भी हाफ है, तो यानी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, और ये जो एक्सिस है को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो पॉइंट P एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, तो डिस्टेंस r बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो नॉर्मली जो है हमारा r काफी ज्यादा होता है a से, तो इफ r अगर ये साइन बनाया मतलब ग्रेटर देन, और एक बार और बना दें वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो देन जब r बहुत बड़ा होगा a से, तो a बहुत छोटा हो जाएगा r से, और छोटी मोटी चीजों की फिजिक्स में कोई औकात होती नहीं है, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां जो हमारी इक्वेशन आ गई थी ना, यहां से a को अगर नेग्लेक्ट किया तो a स्क्वायर हट गया, r स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा ओनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू, ये हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर तो हट गया, तो आर स्क्वायर रह गया केवल, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4। अब एक आर ऊपर है, नीचे आर की पावर 4 है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से तो आर हट जाएगा, और नीचे आर की पावर 4 की जगह आर की पावर 3 रह जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, E इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p, ऊपर से आर हट गया ना तो 2p, नीचे से एक आर कम हो गया तो आर की पावर 4 की जगह 3 रह जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में आ सकता है पूरा ये क्वेश्चन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत?
तो देखिए ये गौर करने वाली जो बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन में आ जाता है क्वेश्चन। इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इट्स एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन नाम से सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। एक और नाम बता दिया एंड ऑन पोजीशन, ये भी याद रखना, एक ही नाम से याद रखोगे दूसरे नाम से कंफ्यूजन हो सकता है। एंड ऑन पोजीशन भाई ये क्या चीज है बताया नहीं सर ने। और कई बार आप दो नाम से तैयार होकर जा रहे हैं, बोले अब तो तैयारी पूरी है और पता चला उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ना उन्होंने एक्सियल पोजीशन का ना एंड ऑन पोजीशन का, और एक नया तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया कि एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। और जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो तो बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं। क्वेश्चन में एक्सियल पोजीशन लिख के दे दिया तो ठीक है, अगर उन्होंने इतना भी घुमा दिया कि ऑन इट्स एक्सिस तो समझ नहीं पाया, बोले जी कौन सा क्वेश्चन दे दिया, तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। ऐसा मत कर लेना, समझ लो भाई कि एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट जो है वो कहां है, एक्सिस पे ही तो है। अगर उन्होंने कह दिया पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस मतलब एक्सियल पोजीशन, एनी प्रॉब्लम? याद रखिएगा ऐसे भी पूछा जा सकता है एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। और अब आपको मैं डायरेक्शन के बारे में बता दूं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते हैं हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना ई, उसकी डायरेक्शन भी आप देखिए कैसी है, यही डायरेक्शन है। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर, ये ई वेक्टर है रिजल्टेंट इंटेंसिटी और ये पी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं सेम है कि नहीं? डायरेक्शन सेम मतलब पैरेलल टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस पोजीशन, कौन सी पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। तो इन एक्सियल पोजीशन E vector and P vector are parallel. Parallel बोले तो सेम डायरेक्शन। E वेक्टर से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, P वेक्टर से मतलब डायपोल मोमेंट, दोनों के एक दूसरे के कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन इट्स एक्सियल पोजीशन। तो उसके लिए भी याद रखना पैरेलल है तो एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। वेक्टर की नॉलेज से जानते हैं जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, डायरेक्शन सेम होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। यानी हम ये भी कह सकते हैं दैट इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर इज 0 डिग्री। कौन सी पोजीशन में? एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन में E वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट P वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है? 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार अपन बड़े की तैयारी में होते हैं, अपन पूरी तैयारी में होते हैं, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूरा डेरिवेशन रट के गए थे और पता चला उन्होंने डेरिवेशन तो पूछा नहीं, एक चिरकुट सा क्वेश्चन जरा सा पूछ लिया उन्होंने। क्या कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और बड़ा अच्छे कौन सा क्वेश्चन दे दिया। अब समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो कई बार क्या बच्चा बेवकूफी करता है कि उसको और तो कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में पूछा गया है, उसने एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक डायपोल देख लिया। और कई बच्चे साल भर पढ़ते नहीं है लेकिन एग्जाम की रात के पहले तो ऐसी खतरनाक पढ़ाई करते कयामत की रात बना देते हैं उसे, है कि नहीं? एक ही रात में पूरी फिजिक्स पढ़ के आए थे और पूरी फिजिक्स अब एक रात में पढ़ेंगे तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। रात में उन्होंने पढ़ा हुआ तो ये बड़ी जोर से ढूंढ रहे होते हैं, कहीं भी उनको दिख भी गया एक्सियल पोजीशन तो ये नहीं देखा क्या पूछा है, और पूरा ये क्वेश्चन इतना बड़ा डेरिवेशन छाप के आ गया सिर्फ 1 नंबर के लिए। ठीक है ना? क्या 1 नंबर में इतना सब लिखना वाजिब था? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी। अगर 1 नंबर की बात करें तो वहां सिर्फ टू द पॉइंट आंसर चाहिए हमको। अगर आपको आंसर पता है तो सीधे या तो जवाब 1 लाइन में होगा, 1 वर्ड में भी होता है कई बार। ठीक है ना? तो ना इतनी लंबी बकवास करनी थी ना कुछ, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना था क्या पूछा जा रहा है कि एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं एक्सियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है, सेम होती है, तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और डेरिवेशन। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, बस पोजीशन बदल जाएंगी। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अभी भी है लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, अब पोजीशन हो गई इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन इज आल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है कि नहीं? तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो पहले आपको बनाना ही पड़ेगा।
और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी तस्वीर निगाहों में अच्छी तरह से बसा लो। जैसे ही हमने डायपोल के बारे में सोचा तो दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाए। डायपोल बोले तो ए बी, जिसके चार्जेस है -q और +q, जिनके बीच का डिस्टेंस है 2a। क्लियर है कि नहीं? अब अगर हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन की, तो इसी डायपोल एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, उसी पे पॉइंट P ले लेते हैं, तो एक्सियल पोजीशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ लीजिए कहाँ होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डायपोल का सेंटर है। डायपोल के सेंटर O से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है P, तो वो इक्विडिस्टेंट होता है उसके दोनों चार्जेस से। डायपोल के दोनों चार्जेस से उसका डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल। यानी जितना डिस्टेंस -q चार्ज से होगा इस पॉइंट P का, उतना ही +q चार्ज से होगा। तो इक्वेटोरियल नाम इसीलिए है। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द चार्जेस ऑफ डायपोल। अब सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है r। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस है 2a। तो दोनों से सेंटर से दोनों का डिस्टेंस अलग अलग a होगा। OA भी a, OB भी a। और अगर हम दोनों ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल को देख लें, चाहे हम देख लें AOP, चाहे हम देख लें BOP, दोनों के ही परपेंडिकुलर r हैं, दोनों के ही बेस a हैं। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालें इनके हाइपोटेन्यूज, तो AP और BP बोथ विल बी इक्वल एंड बोथ विल बी इक्वल टू √r² प्लस a स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका AP और BP आ गए, दोनों इक्वल आएंगे। कहीं भी ले लें इक्वेटोरियल लाइन पे तो पॉइंट P हमेशा ही ये पॉइंट कैसा रहेगा? इक्विडिस्टेंट। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके आपके समझ में आए? दो तो तरीके क्लियर है, सामने से दिख रहे हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या ब्रॉडसाइड पोजीशन। इन दो में से किसी नाम से आए तो बच्चा तैयार रहता है। इक्वेटोरियल पोजीशन उसको पता है, ब्रॉडसाइड पोजीशन उसको पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए तो आधे बच्चे तो छोड़ के आ जाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स चार्जेस। उसके दोनों चार्जेस से इक्विडिस्टेंट अगर कोई पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बच्चे कहेंगे जी कौन सी पोजीशन है यार? एक्सियल पढ़ी थी, इक्वेटोरियल पढ़ी थी, जी कौन सी नई पोजीशन है जो सर ने कराई नहीं थी? ठीक है ना, आउट ऑफ कोर्स आ गया। ठीक है ना? तो याद रखना इसी इक्वेटोरियल पोजीशन को ऐसे भी पूछा जा सकते हैं, क्योंकि इस पे जो भी पॉइंट लाई करता है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे भी कह सकते हैं एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे भी कह सकते हैं एट अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स चार्जेस। दोनों चार्जेस से इक्विडिस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका वही होगा भाई। देखिए यहां भी पॉइंट चार्जेस हैं दो, एक -q एक +q, 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ड्यू टू -q चार्ज, एक बार ड्यू टू +q चार्ज। तो पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। E1 से डिनोट कर दिया, फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बेशक -q है, चार्ज का साइन लेते नहीं है, मैग्नीट्यूड लेंगे q। और -q चार्ज कहां रखा है? A पे, तो r स्क्वायर होता है ना, r से मतलब डिस्टेंस, -q चार्ज से पॉइंट P का यानी AP, तो AP का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन व्हाट इज AP? तो AP और BP दोनों इक्वल हैं √r² प्लस a स्क्वायर के, तो यहाँ पे √r² प्लस a स्क्वायर आएगा AP की जगह, और उसका स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं r² प्लस a स्क्वायर, इक्वेशन 1। एनी प्रॉब्लम? ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। मैग्नीट्यूड आया, ये डायरेक्शन निकालनी है। अभी डायरेक्शन के लिए गुरु मंत्र क्या बताया आपको कि जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन फाइंड करनी है उसी पॉइंट पर एज्यूम करते हैं क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉइंट P है जिस पे हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी, तो पॉइंट P पे एज्यूम किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और किसके कारण निकाल रहे हैं? पहले -q चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 की। ये अपन एरो बना के दिखा दिया, P से A की ओर है, नीचे अपन यहां मेंशन भी कर देंगे अलोंग, और P से A की ओर, P पहले A बाद में PA। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये आ गई व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज।
अब इसी तरह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to प्लस Q चार्ज अगर अपन निकालें तो E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। E2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन प्लस Q चार्ज B पे रखा है, B से P का डिस्टेंस BP होगा और BP का स्क्वायर करेंगे हम, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन BP क्या है हमारा, BP भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दिस विल अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, देख लो पहले एक बार, AP और BP दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और जब स्क्वायर करें दोनों का रूट हट जाएगा, यहां भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन के लिए गुरु मंत्र वही है, पॉइंट P पे क्या अज्यूम करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल, इसी लाइन के अलोंग ये डायरेक्शन हो जाएगी E2 की। एनी प्रॉब्लम, डायरेक्शन ऑफ E2 अगर देखी जाए तो वो क्या होगी, अलोंग, अब यहां B से है P की ओर, तो B पहले लिखेंगे, P बाद में, अलोंग BP। एनी डाउट, एक बात और यहां पे क्लियर हो रही है, देखिए कि अगर गौर से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो जो वैल्यू E1 की आई है सेम वही वैल्यू E2 की भी आई है, जो E1 E2 आर इक्वल, तो ये भी आप लिख सकते हैं क्लियरली, E2 इक्वल्स टू E1, मैग्नीट्यूड में बोथ आर इक्वल, E2 एंड E1, ठीक है ना, तो E2 इक्वल्स टू E1, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम E2 की जगह भी E1 लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। क्लियर है, तो अब आते हैं यहां पर, हमें निकालनी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब निकालनी है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि E1 और E2 ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, ना अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस हो जाता, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तभी जैसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हुआ था वैसे माइनस हो जाता, लेकिन यहां तो भैया एक जापान तो एक चीन, ठीक है ना, तो डायरेक्शन ही जो है अभी क्लियर नहीं हो रहा क्या है इनके बीच का एंगल। 3 स्पेशल केस बताए थे आपको हमने, कौन कौन से, पैरेलल, अपोजिट और परपेंडिकुलर, उनमें से एक भी नहीं है, ठीक है ना पैरेलल है, ना अपोजिट है, ना परपेंडिकुलर है, तो उस केस में फिर फॉर्मूला कौन सा बनता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो थीटा तो पता होना चाहिए ना उसके लिए। अब थीटा कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए अपन ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको अपन थीटा मान लेते हैं। ये पूरा एक ट्राइंगल ले लिया, पूरा ट्राइंगल क्या है आपका APB, इस ट्राइंगल APB में हमने एक एंगल जो है ये मान लिया थीटा, तो कौन सा एंगल, क्या नाम देंगे, एंगल PAB, एंगल PAB हमने मान लिया थीटा। तो देयरफॉर अब ये ट्राइंगल APB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड AP और BP आपस में इक्वल है, और ये हम जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पर AP इज इक्वल टू BP, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल PBA, AB क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, वाई रीजन भी बता सकते हैं अपन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर है कि नहीं। अब दो तरीके हैं, देखिए, एक तो तरीका है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, E1 E2 दोनों को रिजोल्व कर सकते हैं अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है ना, और एक तरीका है कि हम सीधे सीधे जो अपना फार्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी को लगा लें, बस किसी तरह से उसके लिए एंगल निकल जाए इन दोनों के बीच का। तो एंगल निकलने के लिए देखिए व्यवस्था बन गई हमारी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल हमको पता करना है। अगर आप देखें तो ये 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये जो साइड को आगे प्रोड्यूस किया ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी जो अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि मान लो ये एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं अपने इंटीरियर, 1 2
एंड 3। ठीक है ना, ये तो 3 इंटीरियर एंगल्स हैं और किसी एक साइड को हमने प्रोड्यूस करके बाहर एक एंगल बना दिया, ये एंगल 4 है। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के लिए अपोजिट साइड ये है, इसके इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? 2 एंड 3, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर है कि नहीं? मान लो हमने ये साइड को प्रोड्यूस किया होता तो यहां जो एक्सट्रा एंगल बनता एंगल 5 बनता, और एंगल 5 के इंटर अपोजिट एंगल कौन से होते? 1 और 2, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये एक्सट्रा एंगल है, इसके इंटर अपोजिट एंगल होगा थीटा थीटा, तो टोटल जो है एंगल E1 और E2 के बीच का क्या होगा? थीटा प्लस थीटा बोले तो 2 थीटा। क्लियर है कि नहीं? थीटा प्लस थीटा बोले तो 2 थीटा, ये एंगल हो जाएगा E1 और E2 के बीच का। तो ये बात अपन लिख सकते हैं क्लियरली, एंगल बिटवीन E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर विल बी 2 थीटा। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 2 थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप चाहें तो यहां पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं ये, और इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगी? डायगोनल के लॉन्ग। डायरेक्शन तो डायगोनल के लॉन्ग होगी बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी उसके लिए फार्मूला अपन ये लगाएंगे, इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। रेजोल्यूशन वाले से ये ज्यादा इजी पड़ता है, डायरेक्ट फार्मूला आपको कई बार न्यूमेरिकल में यूज करा ही चुके हैं, रटा हुआ है, बस एंगल ही तो फाइंड करना है। ये एंगल 1 मान लिया तो बस अब पूरी कहानी बन गई। एक एंगल अपन ने माना थीटा, दूसरा अपोजिट एंगल हो गया थीटा, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड्स इक्वल है दो, तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे अपोजिट, और ये दोनों थीटा, तो एक्सियल एंगल प्रॉपर्टीज ये निकल के सीधे 2 थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को अगर डिनोट करेंगे E से, तो E इक्वल्स टू क्या होगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा, फार्मूला अपन जानते हैं, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, अब गलती से थीटा मत लिख जाना, वैसे फार्मूला थीटा होता है लेकिन यहां एंगल क्या है इनके बीच का? 2 थीटा। ये याद रखना, यहां क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 2 थीटा। एनी प्रॉब्लम? नाउ सिंस E2 इज इक्वल टू E1 जैसा कि आपको बता चुके हैं, so whenever we need we can write E1 in place of E2। तो यहां पर हम यही करने जा रहे हैं, यहां भी E2 की जगह E1, यहां भी E2 की जगह E1 रख देंगे। इसको मैं आगे इधर ही सॉल्व कर देता हूं, थोड़ी जगह बचा लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह भी E1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये है ही, ये तो E1 है ही, और ये भी E1 हो जाएगा, तो E1 इंटू E1 क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर एंड कॉस 2 थीटा। देख लीजिए एक बार, E2 की जगह E1 लिख लिया है अपन ने, E1 इंटू E1 होता है E1 स्क्वायर, नाउ आगे इसके सॉल्व करते हैं अपन। तो दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर विल बी 2E1 स्क्वायर, और प्लस इधर पीछे क्या है? 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्लियर है कि नहीं? नाउ 2E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन आ जाएगा दोनों में, जैसे ही 2E1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। एनी डाउट? अब एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे भी देख लें, ये फॉर्मूले अक्सर लगते रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रल और वेक्टर्स, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स की हैं, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती रहती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रल एंड वेक्टर्स, ये 4 चीजें अगर बायोलॉजी वाले बच्चे भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, मजबूत कर लें, तो फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये 4 जो मैंने बताया, ये 4 वो बंबू हैं जिन पर फिजिक्स का तंबू गड़ा है, एक भी ढीला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रल एंड वेक्टर्स, इन पे अच्छा कमांड कर लें। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नहीं, बस फार्मूले याद करने हैं, मेन जो यूज होते रहते हैं। तो cos 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होते तो 3 फार्मूले हैं, लेकिन जनरली जब 1 प्लस लगा हो आगे तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, सो दैट 1 से -1 कैंसिल हो जाए। तो ये फार्मूला याद रखना cos 2 थीटा का,
क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा का? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, तो ये अपन यहां पे रख देंगे। तो देयरफॉर E की वैल्यू निकल आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, √2 E1 स्क्वायर तो बाहर था, अंदर 1 प्लस था, और cos 2 थीटा की जगह रख दी इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये 1 से -1 हो जाएगा कैंसिल। अब अंदर रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा, बाहर है 2 E1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 हो जाएगा 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब सब ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बाहर निकलेंगे रूट से, तो E इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 E1 स्क्वायर का हो जाएगा E1, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो जो वैल्यू आई वो ये आई। ये इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन 3। बड़ा है ये थोड़ा डेरिवेशन, आएगा भी लॉन्ग आंसर में, 5 मार्क्स तक में भी आ जाता है कई बार। तो कैपिटल E इक्वल टू क्या आ गया, 2 E1 cos थीटा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? एक बार यहां तक सब लोग अच्छी तरह देख लें, नोट कर लें, कोई समस्या हो तो मिटाना पड़ेगा बोर्ड। तो देखिए अभी अब हम आगे देखते हैं। हमने यहां तक कर लिया, थर्ड इक्वेशन बन चुकी थी हमारी, E इक्वल टू 2 E1 cos थीटा। अब इसमें हम जरूरत पड़ने पे E1 की जगह तो E1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, बट cos थीटा अभी भी हमको नहीं पता। तो अगला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, एंड फॉर दैट इनमें से हम कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, आइदर ट्राइंगल AOB और दूसरा है BOP, ठीक है ना, आइदर AOP और BOP, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों से वैल्यू आनी है सेम। तो हम AOP ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP हमें वैल्यू चाहिए किसकी, cos थीटा की, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ पे ट्राइंगल AOP में देखें तो व्हाट इज बेस, बेस है AO, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AP, तो cos थीटा होगा AO अपॉन AP। नाउ व्हाट इज AO एंड व्हाट इज AP, तो AO आप देख सकते हैं क्या है, स्मॉल a, व्हाट इज AP, तो AP की वैल्यू शुरू में बता दी थी √r² प्लस a²। इन दिस वे cos थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारी, cos थीटा की वैल्यू आई चुकी है हमारी, E1 की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 1 में, तो देर क्या है, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे वैल्यूज किसकी, E1 की और cos थीटा की। ये बात अपन ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 एंड cos थीटा इन इक्वेशन 3। तो E1 और cos थीटा की वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 2 इंटू E1 की जगह E1 की वैल्यू, व्हाट इज E1, E1 इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r² प्लस a² इंटू cos थीटा की जगह cos थीटा की वैल्यू a अपॉन √ ऑफ r² प्लस a²। क्लियर है कि नहीं? तो ये आ गया हमारा, अब बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, मेकअप करना है, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो ज्यादा अच्छा क्या लगता है अपने को कि अपन शुरू में 1/4 अकेले लिख लें अलग से, ये आगे अच्छे लगते हैं, अलग से लिख लिया 1/4, पहले इंटू में आगे पीछे कर ही सकते हैं। पहले न्यूमरेटर को देखते हैं अपन, न्यूमरेटर में देखा तो यार 2 है, Q है, A है, इंटू में आगे पीछे कर ही सकते हैं, तो ऐसे लिख दो कि फॉर्मूला बन जाए Q इंटू 2A। समझ गए होंगे आप लोग। और इधर ये r² प्लस a² है, कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 मान सकते हैं अपन, और यहां ये रूट में है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहां रूट हटा के इसको लिख सकते हैं r² प्लस a² की होल पावर 1/2। समझ में आया कि नहीं? रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब q इंटू 2a अपन जानते हैं क्या होता है, p, तो वो लिख देंगे, बट q इंटू 2a इक्वल्स टू p इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट। एनी प्रॉब्लम? तो देयरफॉर E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2a की जगह ऊपर हो जाएगा P, और नीचे देखिए ये r² प्लस a² की पावर कुछ नहीं यानी 1, और ये r² प्लस a की पावर 1/2, बेस सेम है तो इंटू पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 विल बी 3/2,
तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। एनी डाउट? तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में इक्विटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फार्मूला आ गया है, अगर r ज्यादा बड़ा नहीं है तो। बट वही बात है, जैसे एक्सियल पोजीशन भी अपन ने बताया था, एक्सेस पे कोई पॉइंट, तो एक्सेस तो कितना भी लंबा ले सकते हैं। ऐसे इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट, लाइन कितनी भी दूर तक जा सकती है, तो r की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन 2a जैसा कि हम जानते हैं डायपोल लेंथ है जो कि बहुत कम होती है, a उसका भी हाफ है तो बहुत ही कम। तो कुल मिला के हम जानते हैं यहां पर भी ये कंडीशन बनेगी कि इफ r not only greater than, very greater than a, then in that case a will be very small and can be neglected। तो छोटी मोटी चीज की वजह से कोई औकात नहीं होती है, a को यहां नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो then E equals to हमारा हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught into P upon, भाई a को नेग्लेक्ट किया तो सिर्फ r स्क्वायर रह गया, r स्क्वायर की पावर 3/2 और पावर वापस मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट E equals to what? 1/4 pi epsilon naught into P upon r cube। बेटा देख लो ध्यान से अच्छी तरीके से, समझ में आया ना क्या किया हमने? जब देखा r बहुत बड़ा है से, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, कोई औकात ही नहीं है, छोड़ देंगे उसको। a स्क्वायर हटा दिया तो सिर्फ r स्क्वायर की पावर रह गई 3/2। अब r की पावर 2 भी है और उसकी होल पावर 3/2 है, तो पावर इनटू हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? r की पावर 3। ये रिजल्ट आ गया हमारा। एक्सियल पोजीशन की तुलना में अगर कंपेयर करें इस फॉर्मूले को, तो वहां पे क्या था? 1/4 वहां भी था, वहां पे था 2p अपॉन r क्यूब, यहां है p अपॉन r क्यूब। अगर एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहें EA, एक्सियल के लिए a लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहें EE, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि EA जो है वो ट्वाइस होता है किसका? EE का। यानी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है सेम डिस्टेंस के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन की जस्ट डबल हो जाती है। या EE की पूछे इक्वेटोरियल पोजीशन की, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ऑलरेडी और इक्वेटोरियल पोजीशन की आपसे पूछ रहे हैं, तो EE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ EA, यानी EA/2। ऐसे छोटे एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी बेस्ड, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा डायरेक्शन वाले कंसेप्ट पे आते हैं अपन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो आपको बता ही था, हमेशा कैसी रहती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन यहां भी यही रहेगी p वेक्टर की। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं यहां से मिल रही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, E1 इधर E2 इधर, ये इनका इंटरसेक्शन से डायगोनल, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो की जा रही है इस तरफ, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर देखा जाए तो एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर क्या होता है? 180 डिग्री, डायरेक्शन होती है अपोजिट। समझ में आ गया नहीं आया? तो इसके लिए अगर आ जाए क्वेश्चन कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ऐसे लिख लेना आप लोग, मेरे पास जगह नहीं बची बोर्ड पर लिखने के लिए, ओरली बोल रहा हूं कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल E वेक्टर एंड P वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर बोले तो एंगल पूछा जाए तो कितना होगा? एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर इज 180 डिग्री। व्हाट इज E वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज P वेक्टर? डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है 180 डिग्री और एक्सियल पोजीशन में होता है 0 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं डायपोल के कारण, उनके बीच का एंगल कितना होगा? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना? और दो आंसर लिखा जाता है कि एक्सियल पोजीशन में 0 डिग्री और इक्वेटोरियल पोजीशन में 180 डिग्री, जबकि आंसर एक ही लिखना था। यहाँ E वेक्टर P वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन को फिर से सुनना ध्यान से, मैंने क्या पूछा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस के बीच का एंगल पूछ रहे हैं। तो एक्सियल पोजीशन में तो एंगल क्या, डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट, और इसमें होती है अपोजिट, यानी दोनों के बीच का एंगल एक ही आंसर होगा, दो अलग अलग आंसर नहीं, एक ही आंसर होगा, और वो होगा क्या? 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट होती है दोनों की डायरेक्शन। समझ में आ गया ना आया? और एक चीज और यहाँ पे फार्मूले से समझ में आ रही है कि डायपोल मोमेंट का एक्सियल पोजीशन में आया था फॉर्मूला 2p अपॉन r क्यूब, इसमें आया है p अपॉन r क्यूब, दोनों में डिनोमिनेटर में r क्यूब है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्टेंस r पे कैसे डिपेंड करती है? डिस्टेंस r के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहां से न्यूमेरिकल के लिए एक छोटा सा फार्मूला बन के आ सकता है कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, आप इनवर्स लिए तो उल्टा हो जाएगा, R1 ऊपर R2 नीचे, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। ठीक है कि नहीं? जैसे एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई डायपोल
के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर, और फील्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस था पहले उसको अपन ने बढ़ा के डबल कर दिया, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द डायपोल इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने जो डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट का वो डायपोल से डबल कर दिया। तो डायपोल से फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस होता क्या है, आर। आर को आप डबल कर रहे हैं, देखिए यहां पे आ रहा है कि नहीं, डायपोल का जो डिस्टेंस होता है आर, और वो डबल कर रहे हैं, मतलब R2 इज ट्वाइस ऑफ R1, जो भी पहले था इनिशियली उसका डबल कर दिया। और वो आपसे पूछ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, जो भी थी पहले उससे कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे अपन कि E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू R1 तो R1 ही रहेगा, R2 की जगह लिख देंगे 2R1 और इसका होल क्यूब, R1 से R1 कट जाएगा, नहीं 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, और E1 को उधर ले जाएंगे तो देयरफॉर E2 जो है वो क्या हो जाएगा E1/8, यानी 1/8 टाइम्स हो जाएगा किसका, E1 का। क्लियर है कि नहीं। एक बार फिर से सुन लो, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, ओरली बोल रहा हूं तो ध्यान से सुन लो क्या कहा है क्वेश्चन में मैंने। ये डायपोल है ना, जैसे ये डायपोल से ये है फील्ड पॉइंट P, तो डायपोल से फील्ड पॉइंट P का जो डिस्टेंस है R बोलते हैं इसको, अगर इसको हम डबल कर दें R को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो R पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कैसे करती है डायपोल के कारण, इनवर्सली। तो फॉर्मूला ये आया था अपना। अब आपने कहा कि डबल कर दिया डिस्टेंस, R2 कर दिया 2R, 2 टाइम्स ऑफ R1, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला में रखा 1/8 टाइम्स, यानी E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ये मैंने समझाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल तक अपन ने आज पढ़ लिया। आज का अपना जो चैप्टर टॉपिक था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पूरा मैंने समझाया क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या होता है डायपोल मोमेंट, हमने उसकी 2 स्पेशल पोजीशंस जो पढ़ी हैं आज, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, इनके जो डेरिवेशंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए फिजिक्स में जो है बच्चा डरता 2 ही चीजों से है। पहली चीज न्यूमेरिकल्स, बहुत ज्यादा खौफ रहता है बच्चों में न्यूमेरिकल्स का, और दूसरी चीज डेरिवेशंस। पिछले कुछ लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स का खौफ तो हमने आपका काफी हद तक निकाल दिया है। आपने देखा है हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इजी टू हार्ड क्रम में चलते हुए लगभग कंसेप्ट को सब तरह से ढंग से एक्सप्लेन करते हुए न्यूमेरिकल्स में तो आपको हमने काफी हद तक कॉन्फिडेंट कर दिया। आज के लेक्चर में डेरिवेशंस कराए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। और जब डेरिवेशन समझ में नहीं आते ना तो बच्चे रटते हैं बुरी तरीके से। अब बताइए इतने बड़े बड़े डेरिवेशन कहां से रटोगे आप, और फिर जब रटोगे तो भूल भी जाओगे, एक स्टेप याद नहीं आया तो पूरा गया काम से। तो इसलिए हमने आपको आज डेरिवेशन समझाए पूरे कंसेप्ट्स के साथ। जहां तक मेरी उम्मीद है डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे, लेकिन प्लीज मेरा निवेदन है कि आप ये मूवी नहीं चल रही है कि आप आराम से बैठ के देख रहे हैं, आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, ये स्टेप्स आप नोट करते जाएं अपने आप से। देखिए डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से करने से आते हैं, मेरे से तो आपने देख लिया, डेमोन्स्ट्रेशन ले लिया ढंग से अच्छे से, लेकिन घर पे आप बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। डेरिवेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके परसेंटेज बढ़ाने में, क्योंकि अच्छा खासा इनका वेटेज रहता है, ठीक है ना। आप लोग 11th में देख भी चुके होंगे। तो फिजिक्स में अब डेरिवेशंस हुए, न्यूमेरिकल्स हुए, ये बहुत अच्छे से आप करेंगे। तो डेरिवेशंस का तो खास तौर से, न्यूमेरिकल का तो कोई गारंटी नहीं है कि हमने जो पढ़े हैं, जो हमने करे हैं वही की वही आ जाए एग्जैक्टली। डिजिट चेंज होकर भी आ सकती हैं, डाटा चेंज हो सकता है, मन से फ्रेम कर सकते हैं, कंसेप्ट बनाई वही होंगे, बट न्यूमेरिकल्स की बात अलग है। डेरिवेशंस जनरली वही आते हैं जो अपने सिलेबस में होते हैं। तो एटलीस्ट उन डेरिवेशंस को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके कई बार, एक डेरिवेशन मैं कह रहा हूं एक बार आप कर ले 10 बार जब किसी डेरिवेशन को अपने हाथ से करके आप देख लेंगे, दिमाग में छप जाएगा वो, और आपसे कोई रात में नींद में भी कहते नींद में बर्बाद दोगे पूरा डेरिवेशन। तो वो चीज मैं चाहता हूं ऐसी स्थिति हो जाए जो कई बार अपने हाथ से आप निकालें डेरिवेशंस। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप वीडियो चूंकि यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड है तो इसमें आपके फायदे जो है वो यही होते हैं कि किसी भी स्टेप में दिक्कत आई दोबारा रिपीट करके देख लिया आपने, ठीक है ना। कोई चीज नोट करनी है वहीं पॉज कर लिया आपने, आप देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और सिर्फ आप ही ना उठाएं, आप और लोगों को भी इसके बारे में बताएं, उन्हें शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार ये वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स जो होंगे उनको मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना, कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा एक्स्ट्रा। क्या मैं अपने जो प्रिंटेड नोट्स हैं फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि मुझे भी और जोश आए कराने के लिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।